वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कोर्स है, उसमें मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है। मतलब वर्कआउट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग, चाहे वर्कआउट आपका छूट जाए ज़िंदगी में, स्ट्रेचिंग कभी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि योगा इतना ज़्यादा रिसर्च किया है हमारे सनातन धर्म में। तो मेडिटेशन और वर्कआउट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपको एक ओवरऑल रिजल्ट मिलता है। तो मेडिटेशन और वर्कआउट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपको एक ओवरऑल रिजल्ट मिलता है। जिम वाले सबको क्या सोचते हैं कि हम जो भी आ रहा है अपने पास क्लाइंट या बॉडी बिल्डर बनने आ रहा है, लोग हमारे यहाँ फिट होने के लिए आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज एबल टू डू द थिंग्स इन द डेली लाइफ, दैट पर्सन इज फिट। आपके पास बच्चा है, अच्छा तेरी बॉडी बनानी है, 1 महीने बाद तेरे को मिस्टर इंडिया बनाते हैं, 3,000 कैलोरी खा रहा है नॉर्मल पर्सन, बिकॉज दे आर नाउ एडिक्टेड टू द फूड आउट, स्मोक या अल्कोहल या समटाइम ईटिंग आउट। आपकी बॉडी उतनी अनहेल्दी नहीं होती। ये बॉडी बिल्डिंग में काम होता अप्लाई होता है, ये फिटनेस में अप्लाई नहीं होता है। स्पेशली डिजाइन टू वर्क योर एब्डोमेन, योर ग्लूट्स, और उसमें आपका पोस्चर भी वर्क होता है। स्वागत है आपका देवमानुस में। हमारे साथ में आज करण मेवाड़ी जी हैं, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर है और इन्फ्लुएंसर भी है। तो करण जी आपके इंट्रोडक्शन देंगे, आपने लाइफ की जर्नी जो है वो कैसे शुरू करी? बिल्कुल, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और वहीं पे पढ़ाई करी। मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से ही, और आर्मी का कैंप भी वहीं पे बेस्ड है, तो उन लोग के साथ रनिंग करना सवेरे, दैट वाज मतलब फर्स्ट बचपन की जो याद है वो यही है कि सवेरे हिल्स में रनिंग हो रही है, बॉक्सर्स आए हुए हैं, हम कहीं पहाड़ पे चिनअप्स कर रहे हैं, नकल से रोड पे, डामर की रोड पे पुशअप्स कर रहे हैं। तो ये मतलब बचपन की सबसे फर्स्ट मेमोरीज हैं, वो यहाँ से शुरू होती है। और जो पापा बताते हैं कि आई वॉज वेरी सिक, जैसे पैदा हुआ तो 5 साल तक मेरे को निमोनिया टाइफाइड था, तो आई वॉज वेरी सिक। तो मेरे फादर स्पेशली चाहते थे कि मैं थोड़ा सा फिटनेस पे मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उन्होंने बचपन से मेरे को ट्रेनिंग में लगा दिया। तो आप पहले से ही एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते थे? पहले तो आर्मी में शौक था। वैसे आप लगते हीरो जैसे, मतलब आप ट्राई कर सकते थे मॉडलिंग में। सबसे पहले तो आर्मी में जाने का शौक था, बिकॉज उत्तराखंड में सबका शौक, पहला पैशन रहता है कि आर्मी ज्वाइन करें। लेकिन फिर हल्के मैं थोड़ा सा मॉडलिंग में मेरा पैशन चले गया था, और मैं वर्कआउट तो बचपन से ही कर रहा था, फिजिक सब कुछ तैयार हो गई थी बचपन में, 6th क्लास में ही मसले सब कुछ। तो बट उस टाइम पे क्या था, इंडिया में लीन फिजिक का क्रेज नहीं था, लीन मॉडल्स होते नहीं थे। बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि मैंने इस इंडस्ट्री में फिर सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा मॉडलिंग में। हाँ, तो जब ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ ओकेजन्स हुए, कुछ लोगों से मिलना हुआ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैंने डिसाइड किया इस इंडस्ट्री में तो नहीं जाऊँगा। काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस। हाँ, ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिटनेस फील्ड में आई विल डू सम कोर्सेज। तो मैंने रीबॉक से सबसे पहला कोर्स मैंने किया, रीबॉक का कोर्स, दैट इज 2007। ओके, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब कोर्सेज की बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं फिटनेस ट्रेनिंग के लिए? एस होता है एक शायद। बिल्कुल, देखिए एस है, ACSM है, NASM है, उसके अलावा ईसा का कोर्स रहता है, एंड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो बहुत से कोर्सेज, और नेशनल लेवल पे इधर इनका गजात कपाड़िया का K11 कोर्स भी चलता है, जो लोकल्स काफ़ी प्रेफर करते हैं। But if you want to go for international best certification, then ACE, ACSM, these are the best. तो इनके लिए कुछ कोचिंग अवेलेबल है या खुद से ही पढ़ना पड़ता है? देखिए, इनके लिए आप खुद से भी पढ़ सकते हो और कोचिंग भी अवेलेबल रहती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे प्रोवाइड कोचिंग आपको, और साथ में एग्जामिनेशंस भी उसके रहते हैं। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था कि उसमें बॉडी की पूरी एनाटॉमी फॉलो करनी होती है, क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वो कितना साइंस मुझे समझ नहीं आता था। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कोर्स है, उसमें मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए तो वहाँ से आप ज़्यादा इसको ईजिली कर सकते हैं। खुद से ये है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आगे शुरू करते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो शायद मेरे हैं, कुछ मेरे दोस्तों के हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक फिटनेस जब आप जर्नी शुरू करते हैं उस टाइम पे? बिल्कुल, स्ट्रेचिंग मैं कहूँ बहुत ज़्यादा, मतलब वर्कआउट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेचिंग। मेरे हर वर्कआउट में प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग हमेशा होता है। आपने लोगों को देखा होगा, लोग जिम जाते हैं वर्कआउट करने, डायरेक्टली दे स्टार्ट देयर वर्कआउट
वर्कआउट खत्म हुआ, घर चल दिए। तो स्ट्रेचिंग का अभी भी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ नहीं है, बट स्ट्रेचिंग से क्या होता है, आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी जब बढ़ती है और साथ में आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी इंप्रूव होती है, तो आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको इंजरी के चांसेस होना और कम हो जाता है। एंड जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी मसल जब टाइट हो रही है तो वो जॉइंट्स के अराउंड भी टाइटनेस पैदा करती हैं। तो उससे आपने देखा होगा जो इसलिए बॉडी बिल्डर उनके हाथ थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, मुझसे हो जाते हैं क्योंकि मसल्स इतनी टाइट रह रही हैं, सोर होती हैं, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेचिंग भी सही से नहीं किया। स्ट्रेच और लॉन्ग टर्म में जब ये लोग वर्कआउट छोड़ देते हैं तो आपने देखा इन लोग को, बहुत सारे लोग को फिर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि मसल इतनी टाइट हुई तो उसके बाद आपने फ्लेक्सिबिलिटी सही से किया है, फिर वर्कआउट छोड़ दिया, तो दे फेस लॉट ऑफ इश्यू। तो स्ट्रेचिंग, चाहे वर्कआउट आपका छूट जाए जिंदगी में, स्ट्रेचिंग कभी नहीं छूटनी चाहिए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के साथ साथ लोगों को योगा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें ये था कि अगर मान लीजिए आप योगा करते हैं, हम जिम आते हैं, जिम के अंदर हम कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उस कारण से हमारी जो ब्रीदिंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है। योगा जो फोकस है मोर, वो है कि ब्रीदिंग जितना हो सके उतना लाइट, ठीक है, उस कारण से आपकी लॉन्गेविटी आती है, ठीक है, ज्यादा टाइम तक आप जिंदा रहते हैं और प्रॉपर अचीव होती है। तो क्या हमको स्ट्रेचिंग जो है उसको योगा से रिप्लेस करना चाहिए, या फिर वो सेम आप कुछ पोस्ट दिखाते हैं कि शायद स्ट्रेचिंग योगा से ही डिराइव, ज़्यादातर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको वो योगा में मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो ऑलरेडी योगा का पार्ट है, कुछ नहीं भी है, बट मोस्ट ऑफ देम आपको योगा में मिलेंगे, क्योंकि योगा इतना ज़्यादा रिसर्च किया है हमारे सनातन धर्म में। जो तो योगा का रिसर्च इतना टेक्निकल हुआ है कि अभी तक साइंस और कोई भी कोर्स ACSM ACE ये वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं पाए, उतनी दूर तक योगा का रिसर्च उस लेवल पे जा चुका है। हर एक चीज़ के लिए उनके पास आसन है, ब्रीदिंग पैटर्न है, तो योगा तो बहुत एडवांस है, बट स्टिल देयर हर डिफरेंट ट्रेनिंग का एक अलग फायदा होता है। तो योगा इज वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग, तो उससे ऐसे नहीं बोल सकते इसी से सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रेचिंग में योगा का हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो लोग ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है, आराम से आप चाहते हैं कि आप फिट रहें लाइफ टाइम, तो आप योगा कर सकते हैं, बेसिक योगा। बात करते थे योगा की, तो साथ में आता है मेडिटेशन भी। कितना इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, क्योंकि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं दैट इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट, उसमें आपकी मसल्स, आपके जॉइंट्स ये सब वर्क कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स, लेकिन मेडिटेशन से आपका माइंड, आपका ब्रेन और आपका हार्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं। तो मेडिटेशन और वर्कआउट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपको एक ओवरऑल रिजल्ट मिलता है, जिसमें आपका मेंटल एंड फिजिकल दोनों चीज़ को, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हो गए लेकिन यहाँ बहुत टेंशन है ऊपर, तो आपको लाइफ में बाकी सारी चीज़ों को फेस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वर्कआउट हमको बाकी सारी चीज़ों के लिए तो स्ट्रांग बनाता है, तो उसको मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो मेडिटेशन का है। और आजकल स्ट्रेस कितना हो गया है, आपको वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है लोगों का, तो दिन भर घर का भी काम संभालना है, काम भी करना है, फ्रेंड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, और भी सारी चीज़ें, तो बहुत स्ट्रेस लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा। तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन, वर्कआउट, दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशन। तो स्ट्रेस मतलब मैंने ये देखा है, मैं भी जिम जाता हूँ, कभी भी वर्कआउट करता हूँ, अभी रिसेंटली मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया इंडिया आने के बाद खासकर। तो जब लोगों के पास में जिम का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, उस समय उन्हें क्या मतलब करना चाहिए? कार्डियो पे ध्यान देना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कोई भी एक ही एक्टिविटी जब आप करते हैं तो उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो केवल वॉक करते हैं सवेरे, तो एक टाइम के बाद उस वॉक से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो आपकी बॉडी ने उसको एक डेली रूटीन की तरह ले लिया है अंदर। जैसे आप अपने काम पे जाते हो, काम पे रोज बैठते हो, बॉडी को पता है, ऐसे आप वॉक कर रहे हो, तो उसी वॉक में वेरिएशंस अगर आप दोगे, किसी दिन आप लोडेड बैग लेके वॉक कर रहे हो, किसी दिन आप थोड़ा फास्ट ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, किसी दिन आपने उसको जॉग में कन्वर्ट कर दिया, किसी दिन आप अपहिल वॉक कर रहे हो, तो जब आप इस तरीके से वेरिएशन देते हो बॉडी को, तब फिर आपको डिफरेंस, आपको बेटर रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। आपका क्या मानना है, एक मतलब फिट इंसान के लिए कितना मतलब बॉडी मास जैसे इम्पोर्टेंट होता है, कितना उसको मतलब टाइम तक जिम में ट्रेन होना चाहिए? और मतलब मेनली क्या है कि जब मैं छोटा था स्कूल में या कॉलेज में,
तब मुझे मेरे टीचर्स बोला करते थे कि जिम मत जाओ, ठीक है, अखाड़े मत जाओ, आप दिमाग ठस हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल भी कुछ कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इट जस्ट बहुत बार क्या होता है, अब जो लोग जिम में फोकस करते हैं ज़्यादा, उनको दुनियादारी की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वो अपने वर्कआउट में फोकस, आपने देखा हो जो लोग वर्कआउट फ्रीक्स रहते हैं वो ज़्यादा, उनके पास टाइम ही नहीं, उनको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होता है, अपने वर्कआउट पे, अपने रूटीन पे ध्यान देते, तो वो ज़्यादा रोज़ रात को पार्टी करने या लोगों से बाहर मिलने जाएंगे तो उनको बाहर की खबर पता नहीं। ठीक है, घर पे भी आके उनको रेस्ट करना, अपने खाने पे ध्यान, तो उस वजह से क्या होता है वो बाकी सारी चीज़ों पे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो लोगों को लगता है खास, लेकिन ऐसा वो है नहीं। लेकिन वो बंदा वो एक चीज़ में अपना फोकस दे रहा है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं जो टाइम निकाल लेते हैं बाकी सारी चीज़ों को भी रिसर्च करने का, सीखने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स पर्सन टू पर्सन, इसका उसका दिमाग से कोई रिलेशन नहीं है। अभी आपने बोला न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, तो क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए मतलब हर इंसान को जो कि जिम में आता है ट्रेन करने के लिए, या बिना मतलब सप्लीमेंट्स के भी एक इंसान फिट रह सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखेंगे हर जिम में आप जाएंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखेंगे, हर कोई आपको यही बताता है कि सप्लीमेंट खा के आप फिट हो जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लीमेंट्स बनाए गए थे एथलीट्स के लिए, परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए, या कोई डेफिशिएंसी हो रही है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, यहाँ एक नॉर्मल इंसान जो अपना दिन में काम करता है, ऑफिस बैठता है, हमको ये नहीं, जिम वाले सबको क्या सोचते हैं कि हम जो भी आ रहा है अपने पास क्लाइंट या बॉडी बिल्डर बनने आ रहा है, लोग हमारे यहाँ फिट होने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, उनको दिन में जाके अपना दूसरा काम करना है, तो हमको यहाँ पे उस हिसाब से उनको वर्कआउट कराना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन गाइड करना चाहिए कि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, वो फिट होते जाएं टाइम के साथ। तो वो ट्रेनिंग से आएगा, हल्के हल्के आप उनकी बैलेंस डाइट पे वर्क करिए, नेचुरल चीज़ों पे वर्क करिए, इंस्टेड आप उनको सप्लीमेंट खिला देते हैं जिससे क्या होता है उनकी बॉडी में और प्रॉब्लम होने लग जाती हैं विद टाइम ना, उनकी उससे उल्टा नुकसान हो रहा है। तो विदाउट सप्लीमेंट, मैंने सप्लीमेंट लाइफ में बहुत कम वे प्रोटीन लिया है, दैट्स इट। और अभी तो मैं बहुत सालों से वे प्रोटीन नहीं लेता हूँ, 2 टाइम्स मील लेता हूँ, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ यू परफॉर्म लाइक, अगर आपको आप 7 घंटे वर्कआउट करते हो, 6 घंटे वर्कआउट करते हो, आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको जरूरत पड़ती है। एक नॉर्मल 1 आवर के वर्कआउट आप करते हो दिन में फिट रहने के लिए, आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आप बस अपने खाने पे ध्यान दीजिए। वहीं पे मैं बात कर रहा था, पीछे आपने क्वेश्चन भी पूछा था फिटनेस क्या होती है। ठीक है, तो एक आदमी है वो पतला है, एक आदमी मोटा है, दोनों के दोनों फिट हो सकते हैं अगर वो वर्कआउट सही से कर पा रहे हैं। अगर वो बंदा, फिटनेस कहाँ से डिफाइन हो रही है, फिटनेस ये अगर वो मोटा इंसान भी झुक के चीज़ों को उठा सकता है बिना बैक पुल हुए, बिना कोई मसल पुल हुए, वो भी ट्रैकिंग करके आप ही के बराबर घूम पा रहा है, तो वो फिट है। ओके, ऐसा नहीं कि उसको बॉडी बिल्डर की जरूरत देखने की जरूरत है या किसी एथलीट की जरूरत देखने की जरूरत है, उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। अगर वो रोज कुछ अच्छी एक्टिविटी करता है वो फिट है, मे बी उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है बट वो फिट है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज द पर्सन इज एबल टू डू द थिंग्स इन द डेली लाइफ, दैट पर्सन इज फिट। एक ये मैं आम जनता के हिसाब से बता रहा हूँ। लोग क्या है, सोशल मीडिया में देख के लोगों को लगता है सब बॉडी बिल्डर सब स्टंट करेंगे, हाँ सब सप्लीमेंट खाएंगे, वो ये नहीं समझ पाते कि ये लोग कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऑनलाइन वहाँ से वो लोग पैसा कमाते हैं, देयर लाइवलीहुड। बिल्कुल, आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, आप आराम से, आपका तो बिजनेस चल रहा है, आपको हमको आराम से 1 घंटे का ऐसा वर्कआउट कराना चाहिए जिससे आप आराम से फिट भी होते जाएं, आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम हो, और आपको ये बर्डन में सप्लीमेंट के बर्डन से हम लोग ना डालें, आपके घर के, आपके लाइफस्टाइल पे वर्क करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड एब्यूज, मतलब मैंने देखा है लोगों को आजकल बोन की बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, स्टेरॉइड लेते हैं, मतलब उनको अब इसका नेक्रोसिस होता है या फिर उनको मतलब रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं लोगों को या फिर क्यों बताया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फिट रहने के लिए किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, केवल डाइट से काम हो सकता है, तो क्यों उनको उस जगह झोंका जाता है जहाँ पे स्टेरॉइड यूज करके उनकी बॉडी को? देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सप्लीमेंट की इंडस्ट्री है, तो ये लोग मार्केट करते हैं अपनी चीज़ को, डिफरेंट जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग इनके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, फिर वो लोग आगे प्रमोट करते हैं। आपके पास भी आती है कंपनी? बहुत बार आए, बहुत बार, मतलब सोचिए कि हर हफ्ते कोई ना कोई आता है कि आप हमारा ऑनलाइन भी बोल दीजिए, मार्केट उसके लिए भी आता है, लेकिन मैं हमेशा लाइक स्टूडेंट को देते हैं कुछ वहीं से, नहीं नहीं देता हाँ, सो पीपल नो कि अपना कैसे कोई काम। सो आप ये जो स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स हैं ये स्पेशली जो बनाए गए थे बॉडी बिल्डर्स के लिए बनाए गए थे, जो कम्पीट करते थे कि सबसे ह्यूज कौन है और एस्थेटिक उसके साथ में
फिजिक किसकी है, उन लोग के लिए बनाया गया था। अभी आम जनता को समझ नहीं आ रहा है, या फिर लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या जिन वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको क्या, ये केवल इट वॉज फॉर हाई लेवल ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में जाते हैं। इट वॉज ओनली फॉर देम। उनका पूरी ज़िंदगी वही, उनका करियर वही है, और वो रिस्क लेते हैं कि मर भी जाएंगे तो ठीक है। लेकिन आप देखेंगे, आप सबको बॉडी जल्दी बनानी है तो सारी हर जगह पे ये लोग, आपके पास बच्चा है, अच्छा तेरी बॉडी बनानी है, 1 महीने बाद तेरे को मिस्टर इंडिया बनाते हैं, ये खाते हैं। कुछ दिनों में उनको असर दिखने लग जाता है, लेकिन 2-4 साल में फिर उल्टा असर भी होने लग जाता है। कि मैं अभी पॉडकास्ट देखा था रणवीर अलाहाबादिया का, उसमें रॉनी कोलमैन को बुलाया मिस्टर ओलंपिया आए थे, वो व्हील चेयर पे आए थे और वो वहां पर रोए कि नहीं, मतलब जो मैंने किया था बॉडी के साथ में वो मतलब जरूरी नहीं था करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो रॉनी कोलमैन बचपन से मेरे आइडल रहे हैं, मतलब मिस्टर ओलंपिया काफी बार रह चुके हैं, मतलब आइडल वो सबके आइडल रह चुके हैं, ठीक है। और एक्सट्रीम वेट वो लिफ्ट करते थे, डेफिनेटली उनका मसल साइज आप देख लो, उनका शेप, एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ द मसल, सब कुछ एक अलग लेवल पे उन्होंने डिफाइन किया था। उनको देख के तो हर बच्चा ज्यादातर भैया जिम जाके डंबल उठाओ। लेकिन जब आप देखते हो कि आगे चल के अभी क्या होता है, कोई नया ट्रेंड आता है, सब लोग फॉलो करने लग जाते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि आपको ये सोचना है कि उससे 10 साल बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लोग आगे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो स्टेरॉइड्स में भी यही हुआ, लोगों ने आगे के बारे में नहीं सोचा। जो बॉडी बिल्डर थे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर बॉडी बिल्डिंग में घुस गए, सप्लीमेंट खाओ, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ। तो ज़्यादा रिसर्च किया नहीं था कि आगे बारे में, आगे का क्या होगा। वो ये से इन्वेस्टमेंट आपने कोई किया, आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, आपने अच्छे से रिसर्च नहीं की, तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। तो वो फिर आगे चल के आपको रिजल्ट पता चलते हैं 10 साल में, 15 साल में। फिर वहाँ जाके वो नीचे तो वो तो फेज तो आना ही आना है, बिल्कुल, लेकिन तब उनके सारे लोग को पता नहीं था। फिर बाद में तो वो डाउनफॉल आना ही आना है। वो स्टार्टिंग में फेम आएगा कुछ समय का, फॉर श्योर। कुछ लोग जल्दी भी मर जाते हैं, कुछ लोग सस्टेन कर पाते हैं, बट इवेंचुअली तो आप नीचे जाएंगे। बिल्कुल, उससे कोई आपका लाइफ में बस आप पैसा कमा सकते हैं, इस जिंदगी को कुछ सालों तक अच्छा जी सकते हैं, लेकिन उसका इवेंचुअली कोई फायदा नहीं है। दिस इज ऑल शो मार्केट है, एक अलग फील्ड हो रही है मैंने उसके लिए। जैसे WWE वाला एक फील्ड है ना, ऐसी बॉडी बिल्डर्स का भी एक अलग शो फील्ड है। वो आम जनता को उनके साथ रिलेट ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, डाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन सी डाइट अच्छी होती है, बैलेंस्ड होती है, मतलब हमें वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, या नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि नॉन वेज भी आजकल जो आ रहा है उसमें भी बहुत सारी मतलब हार्मोन वो होते हैं, ग्रास फेड नहीं होते हैं, उस कारण से ही बॉडी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हम मान लीजिए वेज फूड की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। तो दूध, आपको शायद पता नहीं हो तो यूएस का जो मिल्क है, ठीक है, वो यूएस के अलावा बाकी कंट्रीज में, यूरोप में मेनली बैन है, ठीक है, क्योंकि यूएस के अंदर जो है गायों को ज्यादा हार्मोन दिए जाते हैं, उनको जबरदस्ती ट्रेन किया जाता है, दूध निकाला जाता है उनका, तो उस कारण से वो पूरे यूरोप में बैन है। तो क्या इफेक्ट है डाइट का एक फिट इंसान के ऊपर, क्या लेना चाहिए, वेज नॉन वेज? देखिए, मैं बोलूँगा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन हो दोनों का तो बहुत अच्छा है। खाली ऐसा नहीं कि आप केवल नॉन वेजिटेरियन हैं या जस्ट प्योर वेजिटेरियन, अगर पूरा कॉम्बिनेशन होता है तो आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है अपने खाने से, आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आपने बोला दूध में मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, जो मैं भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ। और दो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन लोगों के पास फार्म हाउसेज हैं, लैंड्स हैं, तो ज़्यादातर लोग खुद के ग्रो करते हैं। सबका खुद का ग्रो होता है, काऊ सबके पास है, वहीं से सब लोग के पास उनका ऑर्गेनिक चीज़ें आती हैं, राशन आता है, दूध दही सब कुछ वहाँ से आता है। तो दे आर हैविंग ऑल थिंग हेल्दी एंड प्योर। लेकिन जब मार्केट से खरीदने जाते हो, डेफिनेटली दूध में मिलावट है, आप घी में आप देख लोगे इतनी ज़्यादा मिलावट है, दही अच्छा आपको बहुत मुश्किल से कहीं पे मिलेगा। उसके अलावा सब्जियों में आप देखोगे तो सब्जियों में भी बहुत सारे ये लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स दे आर यूजिंग, तो सब्जियों में भी प्रॉब्लम। बट स्टिल अगर आप कहीं इंटीरियर किसी गांव से या फिर कहीं से आपका रिसोर्सेज मिल सकते हैं तो वही मैं रेकमेंड करता हूँ। और आजकल क्या बहुत सारे लोगों ने भी, जिनके फार्म से, उन लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया मार्केट में, तो उनके थ्रू आप मंगवा सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट हेल्दी वेजिटेरियन फूड। उसी के साथ अभी एग्स एंड चिकन फार्म भी आजकल अच्छे लोगों ने खोलने लगे हैं, तो वहां से अगर आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं दैट इज बेस्ट। अदरवाइज तो क्या, चिकन को भी गिव लाइक स्टेरॉइड्स
और उसके अलावा भी दवाइयाँ वो बहुत सारी देखा है, वो तो चीज़ें मतलब बोझा पेनफुल है, उसके तो बहुत सारे वीडियो देखे हैं मैंने। वो मतलब जो चिकन जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब मेनली मुर्गे, होती हैं। उनको बचपन में ही मार देते हैं, हाँ, ठीक है? वो पैदा हुए और उनको बस काट दिया। अच्छा। इट्स लाइक अ वेरी, तो अगर मान लीजिए आप एक डाइट बताना चाहेंगे किसी ओबीस इंसान को, तो वो डाइट में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? कितना परसेंटेज ऑफ कार्ब रहेगा, क्या प्रोटीन रहेगा, और ये सब मतलब वेज में रहेगा? अगर मान लीजिए एक वेज इंसान है तो उसको केवल वेजिटेरियन, जो कि इंडिया में सारे मेनली वेजिटेरियन हैं, तो आजकल तो वीगन भी आ गए हैं, तो अगर कोई वीगन होगा तो उसको कैसे प्रोटीन मिलेगा फिर? देखो आजकल बहुत सारे तो वीगन प्रोटीन्स भी आने लग गए हैं। अब जैसे पी प्रोटीन बन रहा है, ये सारा पी का प्रोटीन है, तो वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पिरुलिना एल्गी प्रोटीन है, तो ये सब वेगन लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सप्लीमेंट की बात ना करें तो केवल फूड से, तो फिर फूड से तो वही सब्जियों में आपको जैसे ब्रोकली, मशरूम, एस्परेगस और ग्रीन पीस आपको दालों में मिल जाएगा, जैसे मूंग है, चना है, राजमा, सोयाबीन इज गुड सोर्स, और टोफू। सोयाबीन में ऐसा बोला जाता है कि सोयाबीन के अंदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो कि ये एक बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री की कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने इस प्रोडक्ट को वैल्यू डाउन करने के लिए, ताकि वो अपने सप्लीमेंट बेच सकें, इसको डिफेम किया। ओके, तो ये फूड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये लोग क्या अपने प्रोडक्ट जो इनको लॉन्च कर देते हैं, ये लोग जो इनको मार्केट में बिकना हो चाहते हैं, जल्दी बिके, तो उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी मार्केटिंग होती है, और दूसरे जो लोकल प्रोडक्ट जो हमें घर पे इजीली अवेलेबल है उनको डिफेम किया जाता है। ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ओबीस महिला है, ठीक है, जिसको अपना हार्मोनल पाउच कम करना है या अपनी मतलब वेट कम करना है, मेनली क्या होता है मैंने देखा है कि लड़कियों के अंदर वेट जो होता है पहले जो गेन होता है मेनली जो है हिप्स और उसके अंदर थाइस में होता है, ठीक है, फिर उनका पेट में आता है, और लड़कों के अंदर पहले उनका जो स्टमक है मतलब बेली है, ठीक है, वो पहले आती है, बियर बेली इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज, लड़कियां अलग और लड़के अलग, ठीक है, जिससे उनका पहले कम होगा? 2-3 चीजें आप बता पाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपने उस समय डाइट के लिए पूछा था, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि अगर डाइट किसी का प्लान करना है तो किस तरीके से हो। देखिए, अगर जो हमारे हिंदुस्तान का जो डाइट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डाइट, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, दूध, जो एक कॉम्बिनेशन पूरा बना हुआ है, कार्ब्स एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, और साथ में हेल्दी फैट है। तो अगर ये चीज़ आप खा रहे हैं तो आप घर के खाने से आपने लोगों को मोटा होते हुए नहीं देखा होगा। लोग मोटे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज लोग जो कल्चर आ गया, रेस्टोरेंट, होटल, रोज रेस्टोरेंट में जाके खाना है, यहाँ से लोग जो बाहर का खाना खा रहे हैं, यहाँ से लोग गेन कर रहे हैं। स्पेशली घर में कोई इतनी क्वांटिटी में खा भी नहीं पाता है। घर खाना देखो, लोग पीपल अवॉइड घर का खाना, उनको बाहर का खाना, दे ईट, एक पर्सन 3-3 हजार कैलोरी खा रहे हैं, नॉर्मल पर्सन, बिकॉज दे आर नाउ एडिक्टेड टू द फूड आउटसाइड। So that's why they are gaining weight। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है कि they are mixing, बाहरी खानों में अलग अलग चीजें मिक्स करते हैं for the taste and all। और अब आदत लोगों की इतनी हो गई कि रोज खाना है, बाहर खाना है, कल्चर इतना बढ़ गया, सोशलाइज लोग को इतना करना है। आपका पार्टीज हो रही हैं हफ्ते में 4-4 दिन, पहले ये कल्चर नहीं था। आज से 20-25 साल पहले ये कल्चर आया, वेस्टर्न कल्चर के हफ्ते में पार्टी, क्लब्स और ये सारी चीजें। और अभी ये कल्चर इतना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया में कि लोग थर्सडे से लेकर संडे पार्टीज चलती है। तो पार्टी चल रही है, अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, खाना इतना हो रहा है, और ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और अनहेल्दी ईटिंग हो रही है। पुराने ज़माने में आपने लोग बहुत ज़्यादा मोटे नहीं देखे होंगे, क्योंकि लोग एक तो इतना एक्टिव रहते थे और लोग घर का खाना खाते थे। मोटे होते थे लेकिन वो अखाड़े जाते थे, फिट होते थे। वो मोटे इन फिट वे। दारा सिंह मोटे थे। तो आपको वो फिट वे में मिलेंगे, जो मैंने बोला जो मोटा भी है लेकिन फिट है, तो वो वाले मिलते थे। बिल्कुल। वेजिटेरियन आपको बड़े बड़े वेजिटेरियन मिलेंगे। तो उस केस के अंदर मान लीजिए अगर हम कंपेयर करते हैं दारा सिंह को, जो मतलब बहुत ज्यादा फिट है, ठीक है, तो उनको हम मोटा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उनका कोई फेट तो है, ठीक है, फेट जो होता है वो बॉडी के लिए खराब होता है, ठीक है, फेट अगर आपका ज्यादा हो मसल्स के आसपास तो आपको पेन होता है, ठीक है, उसके कारण से आपको इन्फ्लेमेशन होता है, बाकी सारी चीजें होती है। तो क्या एक फिट इंसान जो कि मतलब मोटा है, फॉर एग्जांपल मैं उल्टा इसको लेता हूँ, आपने जब बोला कि लोग पार्टियां करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, ठीक है, 3000 कैलोरीज खाते हैं, मैं एग्जांपल लूंगा मेरी मदर का, ठीक है, मेरी मदर जो है वो पहले से ही घर में खाना खाती है, खुद बनाती है, खुद खाती है, बट उनको फिर आज शरीर में बीपी है, शुगर है, ये सारी उसका रीजन बताता हूँ।
अब ये रीजन क्या है, लोग अब घर पे भी चलो जो खा रहे हैं, लेकिन वो इनएक्टिव इतने ज्यादा हैं लाइफ में, इनएक्टिव भी आप बहुत ज्यादा हो। पहले से क्या था, जैसे हमारे मम्मी लोग के बताता हूँ आपको, शहरों में तो मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ऊपर नीचे इतना काम होता था हम लोग, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं रोज 2 किलोमीटर दूर से तो पानी लेकर आता था और पानी में 10 बार लेने जाता था। और उस बचपन में 20-20 लीटर के गैलन के, तो मैं जो फार्मर वर्कआउट अभी लोग करते हैं, ये हम बचपन में 10 राउंड और पंप में मारता था, पूरी कॉलोनी वालों के लिए पंप मारता था। तो इतना वर्कआउट तो उसमें हो जाता है। लकड़ियां जलानी है अपने को शाम को, तो लकड़ियां तो खरीदती नहीं थे हम लोग, लकड़ियां ऊपर जंगल से उठा के लेके आते थे। एस्पेरेगस हम वहाँ जंगल से लेके आते थे, कुछ नेचुरल चीजें, बेरीज और ये सब हमको जंगल में मिलती थी। तो हम लोग का इतना ऊपर नीचे जाना सब कुछ रहता था, इतना मूवमेंट था। आजकल घर पे क्या मेड्स रहती हैं, सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे हो। तो इसलिए भी अब ये कैलोरी कहीं यूज ही नहीं हो रही है। अपने कार है मालूम, अपने घर पे खड़ी है वो, उसमें फ्यूल डल रहा भर जाएगा, वो यूज ही नहीं हो रही है, ओवरफ्लो, और क्या होगा। तो ओवरफ्लो इज गोइंग ऑन। और फिर घर में बैठे बैठे क्या होगा, आपका ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, आपको हार्ट रेट बीपी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मीठा, घर के लोग मीठा खाई जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक तो आप कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे हो, नहीं तो क्या मीठा क्या होता है, वो यूटिलाइज होता है एनर्जी में, लेकिन वो घर पे हो आप तो कहीं यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है मीठा। और लोग क्या होता है, जो नॉर्मल जो खाने हैं लोग ना, जो घर के सिंपल लोग होते हैं, दोज हु आर नॉट एडिक्टेड टू other things like eating out and alcohol and all these things, they are addicted to sugar and उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहता है एडिक्शन, उनका एक अलग टाइप का एडिक्शन रहता है। उनको मीठा ज्यादा खाना है, उनको चाय ज्यादा पसंद है, तो उस वहां से फिर उन लोग का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, तो उन डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप 3 चीज छोड़ दीजिए लाइफ के अंदर, ऑयल, आटा, फ्लावर, कोई सा भी फ्लावर हो, ठीक है, और तीसरी चीज आपका शुगर। बोले आप अगर ये 3 चीज छोड़ देंगे तो आपको कुछ जरूरत नहीं करने की, आप फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, ठीक है, इससे आप कितना ज्यादा वो करते हैं। देखो शुगर से बहुत फर्क पड़ता है। ओवर शुगर जो चल रही है, अब लोग क्या ओवर शुगर क्यों ले, क्योंकि आजकल क्या है, अब बाहर से जो भी चीज लेके आ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस शुगर डला हुआ है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम, इतने सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आटा हम लोगों ने, अच्छा हम लोगों ने तो आटा बचपन से खाया है, आज तक खाते हुए हैं आटा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब आटे को आज डिफेम किया जा रहा है, तो अब ही दिस इज द वे। ये लोग क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत बात बोलते हैं, फिर वहीं से दूसरी चीज मार्केट में आती है, उस चीज को हाइप किया जाता है, कुछ साल उसको बेचा जाता है, फिर फाइनल रिपोर्ट आई, अरे नहीं 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 आटा तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई भी तो जो नहीं है। इंटॉलरेंस होता है बच्चों का स्टार्टिंग में, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गया, तो ये सब होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग दूध की बात आ गई, ठीक है, तो बहुत पहले हम लोग गाय वाय का अच्छा दूध पिया करते थे और आदत भी बॉडी की रहती थी, लेकिन इतने सालों में जो गैप हो गया है, आपको प्योर गाय का दूध तो मिलता नहीं है, उसके बाद फिर दूसरा, या फिर दूध पिया ही नहीं आपने बहुत सालों में, या आपके पेरेंट्स ने किसी ने दूध पिया ही नहीं, तो वहाँ से उन लोग को ये इश्यूज ज़्यादा आते हैं, उन लोग के साथ ये ज़्यादा इशू रहते हैं। तो कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे पार्टीज की, हाँ ठीक है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इफेक्ट ऑन द फिट लाइफ, क्या बात करते हैं आप, जो लोग जिम आते हैं या नहीं भी आते हैं, ठीक है, एक फिट इंसान के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कितना खराब है? देखो मैं आज एक बहुत बड़ी चीज़ बोलूँगा, ठीक है, इज रिगार्डिंग एवरीथिंग। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो और थोड़ा बहुत अगर आपके इधर उधर भी चीज़ें करते हो, स्मोक या अल्कोहल या समटाइम ईटिंग आउट, आपकी बॉडी उतनी अनहेल्दी नहीं होगी। लेकिन आप वर्कआउट नहीं करते हो और ये सारी चीजें करते हो, यू विल डाई अर्ली। ये दिस इज द डिफरेंस। दे बिग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स दे स्मोक, ठीक है, देयर फ्यू अल्कोहल फिर भी कम होगा, बट स्मोक ठीक है होता है काफी सारे लोग उससे, बट दे आर वर्किंग आउट एवरी डे, क्लीनिंग देयर लंग्स एवरी सिंगल डे। बट देयर इज अ गाय, ये कुछ नहीं करता, वो बैठा हुआ दिन भर अपने दुकान में और रात को रोज उसको पार्टी करनी है, रोज बाहर खाना है, तो दे आर द पीपल हु आर डाइंग नाउअडेज। कोरोना के बाद से ना अब इम्यूनिटी पे भी लोड आने लग गया है। हाँ। अब आपके अंदर की चीज भी देखी जा रही है, अब नेचर आपके अंदर से फाइट कर रहा है, तो अब वो लोग साइड होते जा रहे हैं। और दिस इज द टाइम टू डू रियल वर्कआउट एंड ईट रियल थिंग्स इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग। सप्लीमेंट और इन सारी चीजें तो आप बच के रहिए, उसका कोई एजिंग से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है।
तो इसका मतलब अगर आप ओकेजनल ड्रिंकर या स्मोकर हैं तो दैट इज ओके अंटिल अनलेस यू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बिल्कुल आप अच्छे से कर रहे हो, बट स्टिल सी देयर आर चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ लोग की तो क्या होता है जेनेटिक्स में रहता है, देयर आर चांसेस। ऐसे आप लोगों ने देखोगे जिन्होंने कभी वो बाहर का भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं, बट जेनेटिक्स ऐसे हैं कि उनको हार्ट से रिलेटेड इशू हो गई होगा, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ वर्कआउट वो उसको भी आगे कर सकते हैं कि वो जल्दी ना हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इशू होगा, लेकिन वो है कि वो खिंच जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था, मेरे एक दोस्त हैं, उनके मतलब दादाजी हाँ। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष थे, तो वो कम से कम 10 बीड़ी के बंडल रोज दिन में खत्म करते थे, और वो अभी उनकी डेथ हुई है, ठीक है, उनकी एज 95 के आसपास की, ठीक है, और फिट, कोई दिक्कत नहीं, पूरे इसमें ना कोई बीमारी, ना शुगर, ना कुछ भी। तो सही बात करें, मैं हमारे विलेज में जाए, जब बचपन में जाता था वहाँ पे, इतना मॉडर्न विलेज हमारा, वहाँ फीमेल से लेके मेल सब लोग दे स्मोक हुक्का, जन हुक्का वो सब रहता है, नॉन स्टॉप चलता है, वहीं पे टबैको तो उगता है, सारी चीजें पूरा चलता है उनका नॉन स्टॉप, बट दे लिव 80, 90, 95 जाते हैं आराम से। अब थोड़ा कम होने लग गया है, क्योंकि अब लोग क्या काम, खेतों पे काम करना बंद हो गया है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, खेतों पे लोगों ने बंद, तो अब हल्की हल्की एज नीचे जाते आ रहा है, बट एज लॉन्ग एज यू मूव, तो वो जो घर पे अब लोग हैं, चाहे वो हेल्दी भी खा रहे हैं, बट दे आर नॉट मूविंग, वो बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि 30% वर्कआउट है, 70% डाइट है, ये बॉडी बिल्डिंग में काम होता, अप्लाई होता है, ये फिटनेस में अप्लाई नहीं होता है, ये दुनिया को भी पता ही नहीं है। तो फिटनेस इज समथिंग एल्स। फिटनेस में अगर आप बस बैलेंस खाओ, आपको कोई टेक्निकल कुछ नहीं जानना है, रोटी सब्जी दाल चावल, अब लेकिन आप एक अच्छा टेक्निकल वर्कआउट करते हो रोज, यू विल गेट फिटर एंड यू विल लिव लॉन्गर। हमारी बॉडी हर एक चीज को पचाने की उसके अंदर क्षमता है, जूसेस बना ली, बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस कर ले, बॉडी बहुत एडवांस चीज है। आपको उसको एक सही, जैसे योगा है, सारी योगा है, पिलाटेस है, इतनी सारी ट्रेनिंग है, लोगों को लगता है बॉडी बिल्डिंग की चीज है, या फिर कोई नया ट्रेंड आ गया तो उस चीज के पीछे भाग जाते हैं। पीपल शुड स्टिक टू सम रूटीन्स फॉर लॉन्गर टाइम, देन दे विल गेट गुड रिजल्ट, जिसमें जिनका कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट भी हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ भी हो रहा है, एंड्योरेंस भी बिल्डअप हो रहा है, देन जब ओवरऑल ये कंपोनेंट्स वर्क होते हैं तो फिर आपको फायदा मिलता है, रियल फायदा, क्योंकि बॉडी की एबिलिटी होती है फाइट करने की, कुछ भी चीज होती है, इट विल फाइट एंड इट विल हील इट ऑटोमेटिकली। आपने भी नाम लिया पिलाटेस का, तो आप कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों को? बिल्कुल, देखिए मैंने इंदौर में पिलाटेस लॉन्च किया फॉर द फर्स्ट टाइम 2009 में। बहुत सारे वर्कआउट जो मैं पूरे इंडिया में, क्या होता है मतलब मुझे पता नहीं। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, मैंने बहुत सारे वर्कआउट, लोगों को शायद पता भी नहीं, ना मैंने कभी बताया है कहीं, बहुत सारे वर्कआउट मैं इंडिया में फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट किए हैं और इंदौर में भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं। तो मैं पहले वो बताता हूँ, मैंने इंदौर में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया 2009 में। इंदौर पूरे सेंट्रल इंडिया में पिलाटेस किसी को नहीं पता है होता क्या है। आई ब्रॉट द कल्चर ऑफ पिलाटेस। पिलाटेस मैंने वन ऑफ द पायनियर इन इंडिया जो पिलाटेस को लेके आई, हर नेम इज वैष्णा परसेविक जेकब। दिल्ली में पंचशील में इनका स्टूडियो, तो मेरे रीबॉक कोर्स करने के बाद मैंने इनके साथ कुछ समय वर्क किया था, वहाँ से पिलाटेस लर्न किया था। तो पिलाटेस वहाँ रिफॉर्मर और अजय जडेजा, श्वेतानंदा, दीज काइंड ऑफ लाइक सेलिब्रिटीज यूज्ड टू कम ओवर देयर। फिर इंदौर में मैं आया, इंदौर में मैंने लॉन्च किया पिलाटेस। पिलाटेस इज अ कोर वर्कआउट, ओके, स्पेशली डिजाइन टू वर्क योर एब्डोमेन, योर ग्लूट्स, और उसमें आपका पोस्चर भी वर्क किया जाता है। कैलिस्थेनिक्स से अलग होता है? कैलिस्थेनिक में तो ज़्यादा बॉडी वेट ट्रेनिंग और उसमें एडवांस लाइक हैंड स्टैंड्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती है, जिसमें आपको बैलेंस करना है। पिलाटेस आप लेट के भी आराम से कर सकते हो और बॉक्स पोजीशन पे कर, इसमें ज़्यादा इधर उछल कूद इधर उधर ज़्यादा नहीं है। कैलिस्थेनिक इज डिफिकल्ट। कैलिस्थेनिक स्ट्रेंथ को आपको बचपन से काम करना पड़ता है। अभी कैलिस्थेनिक का मैं आपको बताता हूँ। अब इंडिया में कैलिस्थेनिक कुछ आपने अब देख लिया सोशल मीडिया में 2-4 लोग, हाँ बहुत तो देखता हूँ आजकल। अब कुछ 40 साल का आदमी आ रहा है, बोला मुझे कैलिस्थेनिक करना है। कैलिस्थेनिक एक ऐसी चीज़ है जब आप बचपन से उसको प्रैक्टिस करते हो तब वहाँ पहुँचते हो। आप 40 साल के आ रहे हो, आप अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, अब आपने नया नया देखा सोशल मीडिया में कैलिस्थेनिक में कैलिस्थेनिक करना है। कैलिस्थेनिक बहुत आगे की चीज़ है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बचपन से प्रिपेयर करते हैं। अब्रॉड में जो लोग होते हैं ये लोग बचपन से अपने बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स कराते हैं। जो कैलिस्थेनिक करा रहे हैं, उनके पार्क ओवर्स बने हुए हैं, पार्क में अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं कैलिस्थेनिक प्रैक्टिस करने के लिए। इंडिया में आपने अभी तक देखी ही नहीं थी ये चीज़। हाँ नहीं। तो इसलिए अप्रोच, इसलिए फिर मैं लोगों को बताता हूँ कि बेसिक कैलिस्थेनिक यहाँ से स्टार्ट होता है। पुशअप से आप स्टार्ट करते हो, फिर हल्के हल्के वहाँ से आप क्रो पोज पे आते हो। तो छोटे छोटे बेसिक कैलिस्थेनिक्स मैं भी लोगों को कराता हूँ, लेकिन मैं उतना ही कराता हूँ जो सेफ है।
क्योंकि इनमें इंजरीज भी उतनी ज्यादा होती हैं और अपने को ध्यान रखना होता है जिम में कि जो लोग हमारे यहाँ नॉर्मली लोग आ रहे हैं उनको अपने को इतने इस टाइप की चीजें नहीं करानी जैसे इंजरी और ये सब। नॉर्मल लोग हैं यार, वो हल्के हल्के हैंड स्टैंड तक जाने तक या फिर हेड स्टैंड तक जाने में ही साल लग जाता है, नॉर्मल स्टैंड्स करने में ही साल लग जाता है। तो वो वहाँ तक लेके जाने में, और लोगों को आजकल वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर में सबको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल का इशू आ रहा है कुछ ना कुछ, तो उनको ये सारी चीजें तो वो ऐसे ही नहीं कर, हेड ही नीचे नहीं कर पाते, तो उन सब लोग को कराना बहुत मुश्किल है। फ्रोजन शोल्डर्स का कितना इशू हो गया आजकल लोगों को, क्योंकि स्टिफ शोल्डर ना आजकल लोग के शोल्डर के मूवमेंट ही नहीं होते, या तो फोन पे वो स्टिफ रह जाता है या फिर कंप्यूटर पे। और कुछ हमारे मॉम लोग जैसे उन लोग का किचन में, तो उससे कहते हैं सब लोग को आपको देखोगे नेक शोल्डर का इशू आपको इतना कॉमन हो चुका है अभी, हर दूसरे इंसान में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो? तो ये तो उसके लिए एक रूटीन है, तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से कर सकते हो, यू कैन स्टे फिट। मतलब आपको सर्वाइकल और ये सारी जो स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, स्पेशली स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारे अवॉइड किए जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी थेरेपेटिक एक्सरसाइज है, एक से एक मैं क्या बताऊँ। घर बैठे बैठे मैं तो इतने रूटीन लोग, लेकिन लोग क्या फॉलो करते हो, जो पॉपुलर हो गया इन्फ्लुएंसर, फेक इन्फ्लुएंसर हो चाहे कुछ भी, उसने कभी किसी को ट्रेन नहीं किया है, लोग उसको फॉलो करके अंडरस्टैंड चीजें ट्राई कर लेंगे। लेकिन आपको पता जो रियल लोग होते हैं, जो लोग रियल काम करते हैं जिम में या लोग को, वो उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, राइट। तो लोगों को एक सही गुरु को, सही इंसान तक पहुंचना, वो लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। लोग वहां पहुंच जाते हैं, अरे यहाँ पे भीड़ है या यहाँ ये हो रहा है, सोशल मीडिया में ये दिख गया, बिल्कुल वहां भाग जाते हैं लोग। तो ये सब चीजें लोग वहां तक सही जगह पहुंच ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी इसके यहाँ गए, अच्छा आज यहाँ भीड़, आज यहाँ चले जाओ। तो इसलिए उनको एक लॉन्ग टर्म नहीं मिल पाता लोग। आप देखो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, लेकिन एक ट्रेनर भी अपने स्टूडेंट को तभी उस लेवल तक लेके जा पाते हैं, वो स्टूडेंट भी उतना डिवोशन के साथ नहीं पा रहा है। अब क्या 100 लोग आ रहे हैं, उसमें आपको 4 लोग ही आपको मिल पाते हैं जिनको आप बॉडी बिल्डिंग में आगे लेके जाते हो। और हमारे भी फिटनेस में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो आपका रेगुलर, और पहले दिन से तो मैं उनको कैलिस्थेनिक कराऊं, जब मेरे पास मैं भी कराता हूँ कैलिस्थेनिक, लेकिन जिन लोगों को मेरे पास 4 साल हो चुके, जिनके 5 साल तक मैंने पूरी बॉडी प्रिपेयर करी उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से नहीं किया था, तब मैं उनको कराता हूँ। मुझे पता है कि उनकी बॉडी इस लेवल पे जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो चाहता है मैं करूँ तो मैं उसे नहीं कराता हूँ। जिस दिन मैं देखता हूँ कि वो अब इस लायक हो गया, तब उसको ये कराना है, कैलिस्थेनिक कराना है या किक बॉक्सिंग कराना है, किसी चीज़ में उसकी रुचि आ रही है, किसी में परफॉर्म कर पा रहा है, उस चीज़ में फिर मैं उनको और एडवांस लेके जाता हूँ। पिलाटेस के अलावा और आप कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? मैं रीबॉक फ्लोर एरोबिक्स कराता हूँ, रीबॉक स्टेप एरोबिक्स कराता हूँ। ये कोरियोग्राफिक फॉर्म ऑफ कार्डियो होती है जो नॉन स्टॉप 30-30 मिनट के 1 घंटा चलते हैं। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्डियो, इसमें आपका हार्ट रेट को एलिवेट किया जाता है। ये आपके हार्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। कार्डियो इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्डियो, कि आपको ये ट्रेडमिल में एक जगह पे नहीं भागना है, ये स्पिनिंग बाइक पे आप पूरा फ्लोर यूज हो रहा है, एरोबिक्स वर्कआउट। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंट वर्कआउट लॉन्च किया, दैट इज मुद्गर रूटीन है। मुद्गर आपको पता ही होगा, हनुमान जी यूज करते थे, मुद्गल हो गया, वो सारी चीजें। ये उसको गदा भी बोलते हैं, गदा मेस। तो ये वर्कआउट मैंने बनाया शोल्डर मोबिलिटी के लिए, अभी क्योंकि शोल्डर नेक का इशू आ रहा है बहुत, तो उसको पूरा एक नया वर्कआउट लॉन्च किया, अभी 1 साल हो गया। उसके अलावा स्टिक मोबिलिटी का मैं डिजाइन द वर्कआउट फ्रॉम द स्टिक, उसमें डिफरेंट योगा आसनों को हम स्टिक के थ्रू करते हैं। बहुत अच्छा है मोबिलिटी के लिए, मतलब लविंग इट। मैं ऐसे नए वर्कआउट क्रिएट करता हूँ, एक वो कराता हूँ मैं। उसके अलावा मैं कराता हूँ एक आई कॉल इट प्रिमिटिव ड्रिल, जैसे एनिमल फ्लो का नाम सुना आप आजकल? हाँ, बहुत फेमस चल रहा है। मैंने आज से 12 साल पहले वर्कआउट डिजाइन किया, इसका नाम है प्रिमिटिव ड्रिल। इसमें एनिमल्स के मूवमेंट लिए, डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट, और उसका एक पूरा रूटीन है, वो हम बेयरफुट उसको करते हैं। बहुत मतलब मजा आता है, क्रेजी लो बॉडी वर्कआउट। मतलब ये इस टाइप के वर्कआउट जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, जो लोग बड़ी बड़ी डेडलिफ्ट मारते हैं, वो लोग इस टाइप के वर्कआउट नहीं कर सकते। आपका हार्ट हाथ में आ जाएगा, मतलब ऐसे वर्कआउट रहते हैं। तो इसके लिए आपको सालों तक परफॉर्म करना पड़ता है, हल्के, तब आप यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कराता हूँ मैं। इसमें जो सदगुरु जी हैं हमारे, उनका एक अंग मर्दना करके उनका एक वर्कआउट है, उन्होंने भी अच्छी खासी रिसर्च करी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट है जिससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो वो कोर्स भी मैंने किया हुआ था, और उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके एक सेशन में वो कराता हूँ, जिसमें आप इसमें योगा वाला बेनिफिट आपको उसमें मिलता है। उसके अलावा कभी योगा करते हैं, वी डू योगा ऑल्सो। योगा तो मतलब ऐसा है कि इंडिया में तो योगा आपके रग में बसा है, वो बस आपको अंदर से एक बार मालूम नहीं होता, बट वो आप सब योगा, सब योगी हैं एक तरीके से, वो बस आपको अंदर से अवेकनिंग आती है, तब आप फिर करना स्टार्ट करते हैं। योगा हो गया।
कैटलबेल, आई एम कैटलबेल ट्रेनर आल्सो। कैटलबेल आप यूएस में तो होता ही है काफी कैटलबेल। हाँ जी। तो कैटलबेल वर्कआउट भी करा था, लेकिन ज्यादा नहीं करा था। ये जो नॉर्मल लोग हैं जिनको स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर का प्रॉब्लम है, उन लोग को आप ज्यादा कैटलबेल और ये सब कराओ तो उनको क्या है, बैक और ये सब इशू आ जाते हैं। अभी आप इंडिया में एक और चीज देखेंगे, लोग क्या होता है क्रॉसफिट जिम खोलते हैं। अब लोग ये नहीं सोचते, नॉर्मल इंसान काम करने वाला उसको क्रॉसफिट वर्कआउट आप इतना हैवी आप कराने की सोचते हैं तो ये लोगों को इंजरी होने जाती है। उनके लिए एक सिंपल इफेक्टिव वर्कआउट बनाना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग क्या ट्रेंड में आया, अभी स्पिन बाइक वाला वीडियो वायरल हो रहा था उसमें। हाँ तो लोगों ने स्पिन बाइक सेंटर खोल दिया, बिल्कुल। कैटलबेल लगा बीच में, लोगों को कैटलबेल ये समझना है। कैटलबेल स्पेशली वो लोग करते थे जो लोग फाइटर्स और ये लोग दे डू कैटलबेल, उनको चाहिए होता है रेस्ट और शोल्डर की स्ट्रेंथ, तो उनके लिए वो इफेक्टिव चीज़ है। वो एक नॉर्मल इंसान को नहीं कि मैं आपको रोज कैटलबेल कराऊं, बिल्कुल। उससे ज़्यादा फायदा मैं आपको दूसरे वर्कआउट से दे सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे को आपको डेडलिफ्ट रोज कराने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा डेडलिफ्ट से ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बैठे बैठे एक एक्सरसाइज करा सकता हूँ। आपको डेडलिफ्ट से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो, लेकिन आपकी बैक हर्ट नहीं होगी उसमें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, तो आम जनता के लिए हमको उस टाइप के वर्कआउट कराना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, जो लोग की मिस हो रहे हैं। तो आजकल जो चल रहा है मतलब ट्रेंड, अलग अलग ट्रेंड्स आ जाते हैं। कभी जो है कोई अपना कार्डियो के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, कभी जो है कोई मतलब नो वेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कभी बोलते हैं वेट ज्यादा लो, स्ट्रेंथनिंग ज्यादा करो। ठीक है, क्या एक बैलेंस्ड वर्कआउट होता है बिल्कुल। जिसका कितना क्या क्या होना चाहिए परसेंटेज? बिल्कुल। इससे पहले मैं बताऊँ, मैं दो चीज़ें बताना आपको बोलूँ। मैं मेडिसिन बॉल वर्कआउट भी करता हूँ। मेडिसिन बॉल का पूरा स्पोर्ट्स वर्कआउट बना है, जैसे जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उनकी एजिलिटी को बढ़ाने के लिए वो वर्कआउट, दैट इज कॉल्ड मेडिसिन बॉल वर्कआउट। उसके अलावा मैं स्विच बॉल रूटीन कराता हूँ जिसमें पूरा कोर वर्कआउट होता है, जैसे बिग बॉल, स्विच बॉल, ये कराता हूँ। इसके अलावा मैंने एक वर्कआउट डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड फार्मर्स वर्कआउट। पूरे फार्मर्स के मूवमेंट है उसमें, डेली लाइफ के। सच अ गुड वर्कआउट, लेग्स एंड शोल्डर, इसमें 2 पार्ट पे वर्क करता है, एक्सट्रीम गुड वर्कआउट। तो इस तरह के वर्कआउट मेरे मेंबर्स जो 3 महीने यहाँ वर्कआउट कर लेते हैं, मतलब विदाउट एनी प्रैक्टिस 10 से 15 किलोमीटर वो रन ऐसे कर सकते हैं, मतलब सोचना नहीं पड़ता है उनको। तो आप अपनी फिटनेस को कंपेयर भी कर सकते हो कि विदाउट एनी, बस जस्ट बाय डूइंग दिस वर्कआउट आप, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। एंड नाउ यू वर आस्किंग कि बैलेंस क्या चीज़ है ना। बैलेंस में वही है, बैलेंस वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, मोबिलिटी वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट भी होना चाहिए, एंड साथ में आपका देखिए हाँ मेन कंपोनेंट है कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। तो जिस वर्कआउट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो वर्कआउट सही है। देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अच्छा बनाया जाता है, लेकिन आप एक मशीन में बैठ के आप कर रहे हो, ट्रेनर को तो कोई मतलब रहता नहीं। नॉर्मली जिम में क्या होता है, लोग खुद जाते हैं करते हैं कि उनको खुद तो पता नहीं, वो दे आर पेइंग, वो मशीन यूज करके आ जाते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग किसी को करनी होती है तो उनको बॉडी बनानी होती है। कोई इस तरीके से नहीं जाता जिम कि भैया मेरे को अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है। लोग का ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अगर सोचें, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको पता है मैं फिटनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिर इवेंचुअली आप लीन तो हो गई, शेप भी तो आएगा ही, ऐसा नहीं आ जाएगा बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाला, बट अ गुड वन। ठीक है, तो उस तरीके से वर्कआउट कराता हूँ। अब आप पूछेंगे कि इसमें वर्कआउट सी हर एक कंपोनेंट के डिफरेंट वर्कआउट, जैसे कार्डियो में आप ट्रेडमिल पे भी दौड़ें आपको फायदा मिलेगा, आप स्पिनिंग बाइक भी करें आपको फायदा है, एरोबिक्स में भी फायदा है। उसके अलावा कैटलबेल में भी एक फॉर्म ऑफ कार्डियो हो जाता है। उसके अलावा मैं सर्किट ट्रेनिंग कराता हूँ, उसमें भी कार्डियो होता है। स्पोर्ट्स कार्डियो जिसमें लैडर्स एंड कोन ये सब होते हैं वो करा, उसमें भी बहुत सारा। तो होना क्या चाहिए, आपके पास वेरिएशन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप हमेशा बैठ के सेम इसी एंगल में करते हो, क्योंकि रियल लाइफ में जब आपके पास चैलेंजेस आते हैं वो कहीं भी कैसे भी होते हैं। हाँ, कहीं से बस। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ लेके भागना है, ये भी हो सकता है। आपको डाउन हिल जाना हो रहा है, आपको कुछ ही अलग सीढ़ियाँ चढ़ के जाना हो रहा है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको उसको एक्टिव फॉर्म में करना चाहिए। तो इसलिए मैं फंक्शनल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ लोगों। और हर एक चीज़ की वैरायटी रहती है। जैसे अगर मेरे को आपको बैक एंड बाइसेप का रूटीन भी कराना है तो मैं उसको 4 अलग अलग 5-6 अलग अलग तरीके से कराऊँ। किसी दिन फुल बॉडी वेट करा सकता हूँ, किसी दिन मैं आपको डंबल के मूवमेंट फंक्शनल वे में करा सकता हूँ, किसी दिन किसी मेडिसिन बॉल रूटीन के साथ करा सकता हूँ। अलग अलग तरीके से मसल को टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी में ही आपकी फिटनेस इंप्रूव होती है। सब तो ट्रेनिंग से ऑनलाइन भी देते हैं? ऑनलाइन भी देता हूँ। ऑनलाइन तो मेरा कम है, ज़्यादातर तो आई हैव फिजिकल पे मेन फोकस रहता है, बट ऑनलाइन ऑल्सो आई डू। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब कैसा होता है? आपको कोई अप्रोच करेगा, फिर आप टाइम स्लॉट बुक करेंगे, या फिर आप ग्रुप
सबके साथ में एक आध हैं वो मैं अभी ग्रुप में लेता हूँ, कभी कभी कुछ पर्सनल सेशन भी लेता हूँ। हाँ, जैसे कोरोना टाइम था तो उस टाइम पे बहुत सारी पर्सनल ट्रेनिंग भी बाहर की भी थी, घर की भी थी, और अभी मैं मेन फोकस मेरा ग्रुप में रहता है, बट स्टिल कुछ लोग जुड़े हुए जो ग्रुप पूरे 2-3 साल से, तो उनको पता है मैं क्या करा रहा हूँ, वो ग्रुप के साथ लाइफ भी मैनेज कर लेते हैं। बट देयर आर फ्यू जिनको मुझे पर्सनल कराना है। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मास्टरबेशन और फिटनेस, क्या ये जाती है हैंड इन हैंड? जो पर्सनल मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि इसका ऐसा कोई रिसर्च इतना इसमें आपको ज़्यादा वो मिलेगा नहीं। क्योंकि इंडिया, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ पे अगर जाएंगे आयुर्वेद के हिसाब से, तो आयुर्वेद मना करता है कि आप मास्टरबेशन मत करो, ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी मेंटल जो है माइंड आपका ठीक नहीं रहता है। बट वहीं पर अगर जाएंगे हम डॉक्टर्स की सुनेंगे सर, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, मास्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो मास्टरबेशन करने से या नहीं करने से हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल देखिए, ओशो ने भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, मतलब ये इस तरीके से है, समुद्र के पानी की तरह निकालते रहो, खत्म नहीं होने वाला, रहेगा वो, जो करना है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट वहीं एज अ वर्कआउट, अगर आप उसको वर्कआउट करते हो आप अच्छा खासा, एंड इफ यू डू इट मोर ऑफन, अगर आप कर रहे हो, मान लो आप रोज कर रहे हो, देयर आर पीपल जो भैया दिन में 4-5 बजे सन की लोग भी होते हैं, तो मैं तो 1-2 हफ्ते की या 1 महीने की एक्सपीरियंस में बताऊंगा, मतलब यू फील दैट लैक ऑफ एनर्जी एंड लैक ऑफ मसल मास, यू फील दैट, जो ये पर्सनल आपका वो रहता है, ठीक है। बाकी इस चीज़ पे ज़्यादा सब लोग का एक अलग अलग वो रहता है व्यू, बट माइंड इज कैन यू फील दैट लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ ग्लो, लैक ऑफ थोड़ा सा मसल मास, थोड़ा सा यू फील दैट। और अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो सोचो, मतलब ये तो मैं आपको 15-20 दिन और 1 महीने के बारे में बता रहा हूँ। इफ देयर आर पीपल, बिकॉज पीपल आर सच टू डू इट लाइक इन अ डे 2-3-4 टाइम्स, और उसका सबसे ज़्यादा असर क्या, मेंटल, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो जो हमारे सनातन धर्म और सारी चीज़ों में बताया गया है, वो मेंटल वे में उसका और ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि मेंटल जब वो होता है ना, तो फिर फिजिकली भी आप वीक हो जाते हो। मेंटली व्हाट हैपेंस इज लाइक कि व्हेन यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू समथिंग, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट फॉर द प्लेजर। तो वहाँ पे क्या था, वहीं से आपको प्लेजर मिल गया, तो आपको वर्कआउट से जो प्लेजर मिलने वाला था, आपने वो प्लेजर ले लिया किसी दूसरी एक्टिविटी से, तो वहाँ पे जाके आपका वो मोटिवेशन, वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी की, ऑलरेडी आप यू गॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग एल्स, वहाँ जाके आप अपना बेस्ट वहाँ पर दे नहीं पाओगे, मतलब आप तो रिलैक्स्ड हो गए, आप वहाँ सेटिस्फाइड हो गए, तो आप वहाँ जिम में जाके आप कैसे अपने आप को पुश करोगे, एंड देन डेफिनेटली इट करप्ट्स योर ब्रेन आल्सो, then it changes your thinking also, because when you're doing it again and again, you're imagining bad things, or either you are watching porn or something, वो तो आपके सारे सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, and then normally also when you go out you will see people, you would get those kind of feelings सबके लिए, तो वो आपको मेंटली करप्ट कर देता है, तो फिर आपका एक फोकस खत्म होने लग जाता है, आपकी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी पे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमारे साफ साफ हमारे सनातन धर्म में इस चीज़ के बारे में बताया गया, और जो लोग आगे स्पिरिचुअलिटी के लिए आगे आपको बढ़ना है, तो आपको उस चीज़ से आगे हटना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, या फिर आप नॉर्मली ग्रह जीवन में आप नॉर्मल तरीके से करें, लेकिन आपको अगर उस जाना है स्पिरिचुअलिटी में, यू हैव टू, मतलब आप उसमें तो आपको अपने सारे एडिक्शन ही पीछे करने पड़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ गोल्स, इंद्रियों में आपको कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए फिटनेस किसी को अच्छी करनी हो, तो क्या ट्रेनर का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनर इन द जर्नी फॉर द फिटनेस बहुत ज़रूरी है ट्रेनर का होना। ट्रेनर इज लाइक अ गुरु, जो आपकी प्रोसेस को थोड़ा सा इजी और सिंप्लीफाई और टेक्निकल कर देता है। आप खुद से भी कर सकते हो, नो डाउट, आपको ज़्यादा, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और एक जो ट्रेनर है उसका काम ही वही है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने 15-20 तरीके के वर्कआउट में जानता हूँ, अब मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो मुझे उनके हिसाब से मैं अलग अलग तरीके के वर्कआउट उन पर अप्लाई कर सकता हूँ। अब और ये फ्रीडम मेरे को इसलिए मिला क्योंकि मैंने हमेशा अपने जिम पे काम किया। लेकिन आप किसी की जिम में जब काम करने जाते हो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराएंगे ना, वो आपको कुछ अपना इनोवेशन करने देते हैं, कुछ नहीं। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी स्टार्टिंग से, तो मैं इसलिए इसमें सारी चीज़ें सीख पाया, और मैं अपने क्लाइंट्स, हर क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मैं उनको कराता हूँ, मुझे लगता है ये करना, उस तरीके से करना। ठीक है। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, ठीक है, सोना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने घंटे एक इंसान को सोना चाहिए?
ठीक है। वापस से मैं बात करता हूँ जो ट्रेनर है ऋतिक रोशन के, वो शाम को 7:30 सो जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत कुछ डिफरेंट चेंज किए, ठीक है। तो आपके हिसाब से स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली मैं बताऊंगा, जो हार्डकोर बॉडी बिल्डर और एथलीट्स होते हैं, क्योंकि वो लोग इतना हार्डवर्क इतने घंटों तक करते हैं, तो उनको स्लीप और ज़्यादा चाहिए होती है। तो जितना ज़्यादा हार्डवर्क होगा आपका, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी को स्लीप की जरूरत पड़ेगी टू रिकवर, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन है, घरेलू इंसान, वो 6 से 7 घंटे अगर सो रहा है अच्छे से, 7 घंटे, इट्स मोर देन 7 आवर्स ऑफ स्लीप। लेकिन कोई एथलीट है, तो किसी का बहुत हेक्टिक वर्क है, तो उनको 8 घंटे की स्लीप तो मिनिमम उनको जरूरत पड़ेगी। क्या समय होना चाहिए सोने का रूटीन? बेस्ट टाइम ऑफ स्लीप, आप अगर 9 बजे तक जा रहे हैं सोने, 9 साढ़े 9 बजे भी अगर आप सो जाएं और आप सवेरे उठ जाते हैं 5 से 6 के बीच में, दैट इज द बेस्ट। एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना हेक्टिक नहीं बनाना कि भैया आपको 4 बजे उठना है, आपको इतनी जल्दी सोने जाना है, तो ये सब लोग नहीं कर पाते। फैमिली में आप रह रहे हो तो एक अच्छे तरीके से घर है, 9 से 10 के बीच में अगर आप सोने जा रहे हो, 5 से 6 बजे भी चलो उठ नहीं पाए, 6:30 तक भी उठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए कि एक इंसान है जो नॉर्मली अपने आप सनातन धर्म में करते हैं, ये फास्टिंग चलती रहती है, ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट है फास्ट करना? जो डिफरेंट वेज आ गए हैं फास्टिंग के, ठीक है। आप जो है कुछ टाइम के लिए फास्ट करते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना खाते हैं, बाद में आप खाना नहीं खाते हैं, आप वाटर फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने खुद ने ट्राई किया वाटर फास्ट 7 दिन तक, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंस है फास्टिंग की, कौन सा फास्ट करना चाहिए? बहुत ज़्यादा फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है, और स्पेशली देखो ये चीज़ भी हमारे सनातन धर्म से ही निकली, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। ये आज दुनिया में अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, ये भी हमारी इसमें है। हमारे यहाँ फास्टिंग को स्पेशली किसी गॉड की पूजा के साथ स्पेशली उसको रिलेट करके बताया गया, लेकिन इवेंचुअली जो फ़ायदा है वो केवल फास्टिंग से आपको हो रहा है। गॉड उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि आप वो फास्टिंग कर रहे हो उसी से आपको इतना ज़्यादा हेल्प मिल जाए। होता है कि हम रोज खाते हैं ना, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन बॉडी व्हिच हैपेंस थ्रू ईटिंग। तो जब हम इस खाने को जब बंद करते हैं, जो हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, सिस्टम खाली होता है, तो वापस से बॉडी में क्या होता है, हमारी प्राण ऊर्जा और बढ़ जाती है वापस से, और सिस्टम क्लीन हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है आपका, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। और जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं जो कि रोजे करते हैं, तो रमजान के टाइम पे 1 महीना पूरा उनका खाना वो बहुत अच्छा है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, उन लोग का बहुत अच्छा, क्योंकि वो नॉनवेज इतना ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोग का जो इतना लंबा जो चल रहा है, ठीक है, उन लोग का बहुत बीच में ड्राई फास्टिंग भी होता है, राइट। बहुत सारे इस टाइप के फास्टिंग करते हैं, पानी नहीं पीते। हाँ, तो ये सारी चीज़ों का उनका वो जो एक्चुअली इतना नॉनवेज खा रहे हैं, तो उस सिस्टम को क्लीन करने में वो हेल्प कर रहा है ये फास्टिंग। तो ये उनको फ़ायदा मिला। अगर वो फास्टिंग ना करें तो उनको ज़्यादा पेट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो ये इनका एक हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट, जो फास्टिंग डाली गई, वो चाहे डाली गई भगवानों के नाम से डाली गई है, लेकिन उसका एक्चुअली जो बेनिफिट मिलता है आपकी बॉडी अंदर से ऑटोमेटिकली उसको बिल्कुल। लेकिन अच्छा दोनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं, क्योंकि जब वो आप उस भगवान के, आप गॉड को साथ में रख के वो करते हो, तो उसका फिर आपको भगवान भी आपको आशीर्वाद देते हैं, तो दो उसके बेनिफिट मिल जाते हैं। शरीर तो आपको हो ही रहा है, शरीर भी वही है, भगवान का ही है, वही है, आप भगवान के नाम पे कर रहे हो। जैसे शिव भगवान, सोमवार का व्रत है, तब देखो सोमवार का है, 16 सोमवार का व्रत रखने में लड़कियों को अच्छा लड़का मिल जाता है। क्यों मिलता होगा, सोचो। दुबली हो जाती है, क्यों? डेफिनेटली, क्योंकि आप जो डिटॉक्स, क्योंकि आपका एक्चुअली ये मेरी खुद की रिसर्च है कि आज तक आप किसी ने कोई पॉडकास्ट, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, आज तक कोई ऐसा फिटनेस पॉडकास्ट नहीं होगा जिसमें सारी चीज़ें आज तक किसी ने बोली होगी। तो बहुत सारी लड़कियां एक्चुअली उसमें पतली रहती हैं, ग्लो आ रहा है, और वीकेंड के बाद मंडे आता है, तो वीकेंड में ऑलरेडी लोगों ने ज़्यादा ही खाया होता है, तो और आपका एक रूटीन बनता है, तो उससे एक आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो जाओगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। भगवान ऊपर से आके जबरदस्ती ऐसे नहीं कि सबको आके दे रहे होंगे, लेकिन ये कि उससे इतना फायदा आपको ऐसे ऑटोमेटिकली मिलता है। अच्छा, सक्सेस स्टोरी क्या है आपकी? मतलब किसी इंसान को अगर आप बोलना चाहेंगे एक लाइन के अंदर कि आप अपनी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं, आज नहीं कुछ आने वाले सालों के बाद? सक्सेस मेरे के लिए तो यार सक्सेस इज लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। जब मुझे काम करने में एक सेटिस्फैक्शन मिल जाए, लोग अप्रिशिएट कर दें, मेंबर लोग को एक लगे अप्रिशिएट, मतलब कि बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने कुछ कराया। जैसे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिन लोग डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट से उनसे हार के मेरे पास आते हैं, डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, मैं उनको अपनी
एक्सरसाइज थेरेपी से उनको ठीक करना। तो वो मोमेंट मेरे लिए, जो वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने तो मेरे को सर्जरी तक बोल दिया था और आपने वापस मेरे को यहाँ ठीक कर दिया, तो वो सारे मोमेंट मेरे लिए वो एक छोटी छोटी सक्सेस होती है। ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने। अच्छा, जो लोग डिसीज होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकल, ठीक है, जो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मुझे ऑस्टियोनेक्रोसिस है, मेरी हिप की जो दोनों बोन्स हैं वो अच्छा। खत्म हो रही है, हाँ, ठीक है। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कितना परसेंटेज होता है इसके अंदर फिटनेस का? अगर मान लीजिए मैं जिम जाता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ खुद को, तो कितने हद तक मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ? देखिए, अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करें और आपकी स्पेशल जो कंडीशन है थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा, बट स्टिल देयर आर एक्सरसाइजेस जिससे आप इसको काफ़ी हद तक, मैं ये बोलूँगा 95% चीज़ें केवल एक्सरसाइज, प्रॉपर टेक्निकल एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। कुछ मेन बीमारियां हैं उनको छोड़ के बॉडी रिलेटेड चीज़ें, ज़्यादातर सारी प्रॉपर टेक्निकल एक्सरसाइज से सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि बॉडी जो होती है उसको पता होता है किस बीमारी को क्या दवाई देनी है, वो दवाई भी खुद बनाती है और देती भी खुद। बिल्कुल, बॉडी ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब ये गॉड ही है वो एक तरीके से, लाइक बहुत पावरफुल सिस्टम है। अब फास्टिंग में यही तो होता है। फास्टिंग में क्या होता है, बॉडी हमारी उस दिन अपनी नई सेल्स बनाती है, उसको लगता है वो नीचे क्या कुछ खाना ही नहीं गया, तो आज अब मुझे खुद अंदर से कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो उस दिन अंदर और पौष्टिक चीज़ें और ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें खुद प्रोड्यूस करने लग जाती है, जो हमारी बॉडी को हील करने लग जाते हैं। तो इसलिए फास्टिंग का और फायदा होता है। तो बॉडी हमारी ऑटोमेटिक सिस्टम है, खुद ब खुद पावरफुल सिस्टम है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आज से आने वाले 10 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते आपको? अच्छा, मैं अपने को ग्रेट क्वेश्चन यार। सी लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आगे 10 साल में मैं कहाँ हूँ क्या हूँ मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इस जर्नी मैं अपने आप के भी बहुत सारे एरियाज है जिन पे वर्क करता हूँ, जैसे वर्कआउट है इस तरीके से, ऐसी लाइफ में और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आई डोंट नो मेरी लाइफ मुझे किस रास्ते से कहाँ लेके जाएगी, और बस मैं ये चाहता हूँ जहाँ भी रहूँ लोगों की हेल्प करूँ, लोगों की सेवा करूँ और बस भगवान का भजन करूँ। एक और चीज़ भगवान से मतलब याद आई, अब हम मतलब उज्जैन के पास ही रहते हैं, उज्जैन के अंदर जो है बाबा महाकाल की नगरी है, तो भांग और जो गांजा है पूरा प्रचलित है। लोग भांग खा खा के भी मैंने सुना है कि लोग जिम जाते हैं। इज इट गुड, मतलब हेल्थ के लिए? देखो, मैंने ये देसी जिमों में मैंने सुना है लोग करते हैं, और स्पेशली जो मैरिजुआना का है, ये बहुत बड़े बड़े फाइटर्स हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं, तो ये लोग प्री वर्कआउट डेफिनेटली लेते हैं। इसका यूज होता है और बहुत सालों से होता गया। मेरिजुआना तो यूएस में लीगल है, मतलब मेडिकल मेरिजुआना बोलते हैं उसको। बिल्कुल। इवन डॉक्टर्स तक लिख के देते हैं, अच्छा कुछ आपको प्रॉब्लम है माल फूको, बिल्कुल। अच्छा पैर दुख रहा है माल फूको, बिल्कुल। स्ट्रेस है माल फूको। बिल्कुल, तो प्रूवन है, बेनिफिट्स बेनिफिट्स रहे हैं। अच्छा रहे। अब जैसे लोग का कह रहे हैं, जो लोग को भांग और ये खाते हैं ना, तो वो लोग की इनको बॉडी बनानी होती है, देसी अखाड़ वाले लोग भी होते हैं, ये लोग भी करते हैं। उनसे क्या होता है, एपेटाइट बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, तो उन लोग को हेल्प मिलती है उनकी ट्रेनिंग, और उनका मन ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था वो शायद तक हमारा आंसर रह गया कि मेन और वुमेन दोनों के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिस कारण से उनका बेली फैट जो है वो मेनली कम हो सकता है, कहाँ फोकस करना चाहिए, किस जगह पे फोकस करना चाहिए एक्सरसाइज में? देखो, पतला होने के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप खाने पे ध्यान दो। अगर आप घर पे बैठे बैठे भी पतले हो सकते हो, तो बहुत सारे लोग आपने देखोगे जिनके ऐसे ऐप्स आ जाते हैं, ऐसे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते क्योंकि फैट परसेंटेज इतना कम हो जाता है। खाना अगर आप भोजन थोड़ा कम करेंगे ना और थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरीवन विल लूज। इट्स नॉट दैट बिग थिंग, इट्स जस्ट दैट सबकी आदत ज़्यादा खाने की होती है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे, बट ईटिंग टू मच और इतना कुछ एक्टिविटी नहीं है। आजकल के बच्चे देख लो, दिन भर वीडियो गेम में होते हैं, उनको कभी प्लेग्राउंड में नहीं देखोगे आप, उनको एक्टिव नहीं देखोगे, वो गप्पे मार रहे हैं तो खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं। उन लोग के लिए बहुत मुश्किल। मैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करता हूँ और उनको भी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं। छोटे छोटे 7 साल के बच्चे को सर्वाइवल का इशू रह रहा है, आंखें उनकी, मतलब यू विल फाइंड सच प्रॉब्लम विद द किड्स। तो अब जब घर पे आप जब तक खाने को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक पतला होने एक अलग चीज़ है, फिट होना इज डिफरेंट थिंग। हाँ, तो यहाँ पतला होना तो आप पतले तो ऐसे हो जाओगे बैठे बैठे, खाने पे आप ध्यान रख लो, आप हर हफ्ते फास्टिंग करो, आप पतले हो जाओगे, उसी में आपका कितना कैलोरी बैलेंस हो जाएगा। उसके लिए तो कैलोरी बैलेंस करना आदमी को समझना चाहिए
कि क्वांटिटी कैलोरीज क्या होती है। जैसे मान लो कि आप इतनी कैलोरीज एक बार हिसाब लगा लो यार, चलो मैं थोड़ा उसके लिए क्या है ना, होश में आना बहुत जरूरी है लोगों को, अपने बारे में सोचना। लोग क्या सारी चीज़ों में तो हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन उन्होंने खाना और वर्कआउट में भगवान भरोसे छोड़ दिया जिंदगी में, वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करता। तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव रखा कि चलो ठीक है, मेरी इतनी कैलोरीज हो रही हैं और इतना मैं दिन में बर्न कर रहा हूँ, तो चलो ऐसे बैलेंस हम कर सकते हैं। इतना मुझे कम खाने की ज़रूरत है, मेरा गेन हो रहा है हर महीने। तो लोग अगर थोड़ा बहुत भी सोचें, इसमें ध्यान दें, तो आराम से वेट मैनेज। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया आगे। एक चीज और कि लड़कियों को जब पीरियड्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मैंने देखा है कि जिम जाना शुरू करती है, ठीक है, पीरियड्स आ गए, 3-4 दिन 5 दिन बंद कर दिया, फिर वापस से 5 दिन का और गैप हो गया, 10-15 दिन हो गए, फिर शुरू किया 4-5 दिन किया, फिर छोड़ दिया। तो उस स्टेज को कैसे टैकल करना चाहिए उनको? ये एक मैंने चीज़ देखी है, लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर मंथ साइकिल आनी है और उस टाइम पे उससे 5 दिन पहले उनको ब्लोटिंग हो जाती है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर उनको वापस से करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो लोग फर्स्ट और सेकंड डे में ही वर्कआउट करने आ जाते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेन भी ज़्यादा होता है, तो उन लोग को 3 से 4 दिन में हो सकता है कि 5 दिन उनको रेस्ट करना पड़े। बट फिर उनको कोशिश करनी चाहिए कि सीधे 5वें दिन वापस वो आ जाएं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब 5 दिन आप रेस्ट कर लेते हो, आप ऑलरेडी रेस्टिंग स्टेट में, उसके लिए फिर बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है कि 6ठे दिन चलो मुझे जाके वर्कआउट करो। तो इसलिए लोगों की प्रॉब्लम फिटनेस में सबसे ज़्यादा बड़ी यही प्रॉब्लम आती है, कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। साल में चलो ठीक है 10-12 दिन निकल गए जी, फिर 2-4 महीने का ब्रेक ऐसा आ जाता है, फिर वहाँ से वापस चलो ठीक है, अच्छा एक दिन अचानक से दिमाग में आया चलो जिम गए, तो वो रियलाइजेशन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरह है बिल्कुल। जैसे आपको अचानक से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं भगवान के बारे में, फिर आप पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसे फिटनेस भी एक ऐसी चीज़ है जब आपको अंदर से, आपके अंदर वो एक दिन क्लिक होगा, अरे यार अच्छा ये ऐसे है, ये ध्यान देना चाहिए, ये ज़रूरी है, तो वो एक अवेकनिंग है। तो बहुत सारे लोग को अवेकनिंग होने में टाइम लगता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में देखा होगा, लोग 50-55 के बाद ज़्यादा पूजा पाठ में लग जाते हैं, क्योंकि तब तक वो चीज़ वो कभी समझ ही नहीं पाते, ऊपर ही कर रहे होते हैं, उनको डीप लेवल पे उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। ऐसे एक भोजन भी ऐसी चीज़ है, लोगों को इसके बारे में लगे हैं, तो उसको समझना वो ज़रूरी है। तो आप फिटनेस ट्रेनर के साथ साथ में न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं लोगों को? न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें। न्यूट्रिशन पे मैं मतलब लोगों को सप्लीमेंट्स के अलावा जितना वो अपने घर के अंदर से कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, वो और मेरे वर्कआउट के थ्रू लोग करें। और कितना टाइम, मतलब आपका टारगेट रहता है कि हाँ कितने टाइम में मैं इस इंसान को जो है ओबीस से लेकर फिट कर बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों को 6 महीना साल भर मिनिमम इतना टाइम देता हूँ। जैसे किसी को 12-13 kg अगर लूज करना है, आज कि साल भर आप ट्रेनिंग करिए। हाँ, और किसी को जल्दी लूज करना हो तो? किसी को जल्दी लूज, फिर वही है, फिर उन लोग के लिए लो कैलोरी डाइट बनाना, कैलोरी डेफिसिट करना, फिर उसमें चांसेस रहते हैं कि उन लोग को वो मेंटेन आगे कर पाएंगे क्या, तो वहाँ से वो बाउंस बैक होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं उन लोग को समझाता हूँ कि इतने जल्दी शॉर्ट टर्म के चक्कर में आप मत रहिए, आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बनाए। क्योंकि 3 महीने में जो पतला हो रहा है, तो आप सोच रहे हो उसने वर्कआउट तो किया ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, उसको मैं केवल खाने से करता हूँ, फिट तो वो हो ही नहीं पाएगा, गेन तो वो वापस भी कर लेगा और फिट भी नहीं हुआ है। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, मान लीजिए अब आमिर खान को भी देखते हैं, एक मूवी के लिए मोटे भी होते हैं और दुबले भी हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो उस केस के जब वो 3 महीने में लूज करते हैं और वापस से उनको ये लोग नेचुरली नहीं करते। ओके, 99 गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये लोग नेचुरली नहीं करते। हाँ, नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल बॉडी वालों को आप देखना, नेचुरल बॉडी बिल्डर आपको आजकल ज़माने में मिलेंगे, लोग झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, और वे प्रोटीन के बगैर तक को कोई मिलेगा ही। प्रोटीन तो ऐसा है, सबको पता है, प्रोटीन इतना दिमाग में डाल दिया, वे प्रोटीन इतना मार्केट हुआ है सालों में, इतना मार्केट कर दिया उसको कि लोगों को लगता है कि हमारे खाने से ज़्यादा जरूरी तो ये है। ये बिल्कुल, लोग जिम में आपने देखा होगा सिपर लेके बैठे रहते हैं, प्री वर्कआउट भी चाहिए, पोस्ट वर्कआउट भी चाहिए, 5 एक्सरसाइज किए आराम से, फिर घर जाते हैं। उस एक्सरसाइज को कुछ उन्होंने उस हसल के साथ भी नहीं किया, एक आपके ऊपर एक वो होना चाहिए, जब आप वर्कआउट करो ना, आप इतना आराम से नहीं होना चाहिए। वर्कआउट में आपको अपना आपको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ जिम में लोग यहाँ गए हैं तो गप्पे मार 10 मिनट इधर स्टेशन पे हैं, फिर 10 मिनट वहाँ पे हैं, आराम से 1 घंटे में घूमते घूमते उनकी 2-4 एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। मेरी दोस्त है एक, उसको हर्बलाइफ का डाइटिशियन है, उन्होंने हर्बलाइफ, हाँ, उन्होंने उसको प्रोटीन्स दिए हुए बहुत सारे, सुबह प्रोटीन पियो, शाम को प्रोटीन पियो, फूड खाने को बहुत कम होता है,
ठीक है, बिल्कुल, मेनली जो आई है नो वो कंप्लीटली अबाउट प्रोटीन्स होते हैं। तो कितना लगता है आपको कि अगर इस तरीके की डाइट की जाए तो कितना जल्दी वेट कम होगा और बता कितना रहा जल्दी हूँ। बाउंस बैक होगा? अब मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही सप्लीमेंट वाले बहुत सारे मेरे पीछे, मतलब सालों से, जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, मैं फिटनेस इंडस्ट्री में इंदौर में 15 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग आए हैं कि भैया हमारा सप्लीमेंट बेच लो, ये कर लो, फायदा होता है, ये लोग करते भी हैं, बहुत करते हैं, ठीक है। पर एट दी एंड सोचो, मैंने आपका सारा खाना खत्म कर दिया, प्रोटीन पे ही और ये सप्लीमेंट पे सर्वाइव कराना शुरू किया, आपको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, गारंटीड प्रॉब्लम होगी। कुछ दिन में आप अपने आप को देख के अच्छा फील कर लोगे। मैं देखा बहुत सारे बुजुर्ग लोग बेचारे हर्बल लाइफ वालों के चक्कर में पड़े रहते हैं दिन रात। ठीक है, अगर चलो मान लो आप उनसे केवल प्रोटीन ले रहे हो, आप कोई मील रिप्लेस कर रहे हो, एक आपके सारे मील रिप्लेस करवा दिया हमने सुबह से शाम तक, और बोल रहे हाँ। वर्कआउट भी मत करना है। बिल्कुल। आप देखोगे आजकल बहुत सारे आज ऐसे ही आ रहे हैं डाइटिशियन, कोई वर्कआउट नहीं, क्योंकि इतना लो कैलोरी डाल देते हैं, तो वर्कआउट मत करो। हाँ, वो ये बोलते हैं पता है? केवल 30 मिनट वॉक कर लो, उतना ही बहुत है आपको। हाँ, क्योंकि वो लोग इतना आपको कैलोरी डेफिसिट कर दे रहे हैं, या कोई कीटोस बना दे रहा है डाइट प्लान, तो वो लोग, आप ये सोचिए, वो लोग केवल अपने दिखावे के लिए, भैया मैंने लोगों को पतला कर दिया, बस उस पे जा रहे हैं। वो उसको आपकी हेल्थ से, आपके जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसका पैसा चाहिए। उसको भी पता है कि आपको थक के ही उसका फायदा होने वाला है। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था किसी को, वो बोलते हैं कि दुनिया में ना लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, लोगों को झूठ सुनना पसंद है। बिल्कुल। तो यही मार्केटिंग चलती है, मार्केटिंग झूठ पे बेस्ड होती है। हाँ, तो लोग झूठे में आप उस तरीके से उनको फायदा करा दो जिससे वो इवेंचुअली उनका नुकसान होने वाला है, तो वही तरीके वो झूठ ही है। तो ये इसी लोग उसी में ही खुश हैं। आप अगर सच सच बोलोगे सामने, जैसे हम बोल रहे हैं, तो लोग आपसे नफरत करेंगे। ऐसा है जमाना है आजकल। लेकिन उससे आप ये देखिए ना, बाकी प्रॉब्लम्स होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर दुख रहा है, पेट दुख रही है, कमर दुख रही है, और आपकी बोन डेंसिटी वीक हो रही है, आपके जॉइंट्स वीक हो रहे हैं, मतलब लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। स्ट्रेंथ नहीं है जिम जाके कुछ वेट उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, मतलब जब आपके पास में कुछ है ही नहीं बॉडी के अंदर। आपने कहा ना, कहा था अच्छा था कि कोरोना के बाद में इम्यूनिटी, मतलब हमको मतलब अंदर से मार रहे हैं, ठीक है। तो जब अंदर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैंने आपको क्या चीज़ बताई, जैसे हमारे दारा सिंह और ये सब हमारे पूर्वजों के बारे में, उन्होंने अच्छे से खाया, रोटी सब्जी दाल चावल दही दूध घी सब दबा के खाया, लेकिन वो मेहनत भी करते थे। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक बॉडी को मूवमेंट चाहिए, हमारी बॉडी को मूवमेंट पसंद है। ये बॉडी सोचिए इतनी बड़ी लंबी चौड़ी क्यों होती है, नहीं तो इतने लंबे लंबे हाथ, इतने लंबे लंबे पैर क्यों होते हैं हमारे, नहीं तो हम छोटे से होते ना। अब ये ऐसे बने हैं, तो मतलब हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स रहे होंगे, उन्होंने खूब मूवमेंट और ये किए होंगे, तो दैट इज द डिमांड ऑफ द बॉडी। लेकिन वो कम होते हैं। अगर खाना बैलेंस है, घर का है, एक्सट्रीम सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत ऊपर नीचे हो रही है, आप एक्टिव हो, तो यू सस्टेन। ये आज तक नहीं सोचा मैंने कि हमारे हाथ और पैर इतने बड़े, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने जो है वो उस पे काम बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि कोई भी आज कोई पॉडकास्ट, कोई फिटनेस पे कोई किसी ने ये सब बोलने वाला कि सब वही वाला है। एक तो नकली जो नए नए बन गए, बिल्कुल। यूट्यूब में जिन्होंने कभी किसी को ट्रेन भी नहीं किया था, वो लोग बन गए, उन्हीं लोग के आपको सब कुछ इंटरव्यू सब वही देगा। अभी दुनिया सब वही चल रही है। इट्स लाइक दैट। बट नाइस नाइस। ठीक है, थैंक यू करण जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके, और देखना शिव भगवान क्या भक्त है। बिल्कुल।